देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न आया है कि क्लैरिटी नहीं आ रही है कि क्या किया जाए, करियर को किस दिशा में आगे बढ़ाया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु जोशी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। काउंसलिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है, तो मुझे लगा कि इसका जवाब मैं रिकॉर्ड कर दूं ताकि और भी जो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं उनको बेनिफिट मिले। एक फ़िल्म भी रिलीज़ हुई है और अनफॉर्चुनेटली देखो क्या समस्या है इस देश में कि उछल कूद, धमाल मस्ती, डबल मीनिंग वाले डायलॉग्स और फुद्दू सी कोई पिक्चर होगी, हिट हो जाती है और जो एक्चुअल काम की फ़िल्म है वो हिट नहीं होती है, पता भी नहीं चलता है। एक चंदू चैंपियन करके फ़िल्म आई थी, देखी है आपने? देखिए, चंदू चैंपियन फ़िल्म ज़रूर देखिए। इस चंदू चैंपियन फ़िल्म में एक ऐसे रियल लाइफ स्टोरी है, ये रियल लाइफ स्टोरी है जिसने मतलब जो अचीव किया है ना, इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। मतलब लोग एक सिल्वर मेडल को तरस जाते, एक ब्रॉन्ज मेडल को तरस जाते ओलंपिक में, ये भाई साहब इंटरनेशनल 22 गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और 40 से ज़्यादा इस व्यक्ति ने स्टेट लेवल के मेडल जीते हैं और लगभग 2024 जैसे इसने नेशनल मेडल जीते हैं, नाम तक पता नहीं है। मूवी है चंदू चैंपियन। उस मूवी को जब आप देखेंगे ना तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा कि मैं जीवन में क्या करूं। इस मूवी में क्या है कि इस व्यक्ति ने मेडल जीते किस चीज़ में? स्विमिंग में, ओलंपिक में। भारत का पहला सोलो ओलंपिक का मेडल ये भाई साहब जीत कर आए थे। लेकिन बनना क्या चाहते थे? तो किसी मेडलिस्ट को अपने गांव में स्वागत होते हुए देखा तो उसको लगा मेरे को भी ओलंपिक में जाना है। किस खेल में पता नहीं है, कुश्ती में मिलता है, चलो कुश्ती करेंगे। उन्होंने कुश्ती, मतलब युवा हो गया वो व्यक्ति, बचपन से लेकर युवा हो गया, स्कूल बंक करके वो व्यक्ति कुश्ती सीख रहा है, ठीक है। और फिर कुश्ती में तो फिर मिलिट्री में, आगे की पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा। फिर कुश्ती के बाद वो भाई साहब तो कुश्ती तो क्या करेंगे, ये तो होता नहीं है यहाँ पे उधर, तो भाई साहब बॉक्सिंग में आ गए और बॉक्सिंग में इंटरनेशनल लेवल का सिल्वर मेडल जीता, ठीक है। और वो गोल्ड से क्यों चूक गए होंगे? जिस वजह से मैक्सिमम लोग चूक जाते हैं। भाग मिल्खा भाग देखी थी, वो क्यों चूक गया था गोल्ड मेडल से? ये बल्कि जीतने से ही वो लड़की के चक्कर में पड़ गया। ये भारत के साथ ये गोरी चमड़ी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये भाई साहब भी लड़की के चक्कर में पड़ गए तो गोल्ड की जगह सिल्वर से समझौता करना पड़ा। बॉक्सिंग में कुश्ती सीखने गया था, सीखा कुश्ती, मेडल जीता बॉक्सिंग में और बाद में ओलंपिक में गया स्विमिंग में, क्योंकि आर्मी में था तो गोलियां लग गई तो डैमेज हो गया, तो नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया, तो पैरालंपिक में गया। इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे क्या सीखने को मिलता है कि मुझे कुश्ती में मेडल जीतना है या ओलंपिक मेडल जीतना है? तो बोले ओलंपिक मेडल जीतना है, जिसमें मिल जाए उसमें जीतना है, ठीक है। तो उसके लिए जो भी प्रयास किए जाने चाहिए। अब आप सोचो कि जहां चाइना में 5 साल के बच्चे को तैयारी शुरू करवा देते हैं, यहाँ पर 5 साल का बच्चा बोलता है मैं मेडल जीतूंगा तो सब लोग वो चंदू चंदू करना शुरू कर देते। उसको बाप बोलता है कि तू अब भाई साहब रहने दे, फालतू बातें रहने दे, तू काम धंधे लग। तो हमारे साथ भी यही समस्या होती है, इसीलिए क्लैरिटी नहीं आती, क्योंकि भारत में है ना, हमको निर्णय प्रक्रिया से गुजारा ही नहीं जाता है। जब हम छोटे होते हैं तो मम्मी पापा डिसीजन ले रहे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं मम्मी पापा डिसीजन ले रहे होते हैं, उसके बाद जीवन साथी डिसीजन लेने लग जाता है, उसके बाद बच्चे बोलने लग जाते हैं पापा ऐसे नहीं, पापा वैसे नहीं। तो हमें निर्णय प्रक्रिया से रूबरू ही नहीं होने दिया गया, इसलिए ये समस्या आती है, ठीक है। दूसरा, आप एक और फिल्म देखिए, उस फिल्म का नाम है फॉरेस्ट गंप, जिसका एकदम सी ग्रेड वर्जन लाल सिंह चड्ढा आमिर खान ने बनाया। मैं उसका नहीं बोलूँगा क्योंकि उसमें मज़ा बिगड़ जाएगा। ओरिजिनल फिल्म है, हिंदी में भी अवेलेबल है, फॉरेस्ट गंप। ये फॉरेस्ट गंप में जो व्यक्ति है, इसने इतने तरह के रिकॉर्ड बनाए जो हमारे कल्पना से बाहर की चीज़ है, ठीक है। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं पुष्कर, कि बच्चे परेशान कर रहे होते हैं तो इसकी गर्लफ्रेंड, नॉर्मली गर्लफ्रेंड क्या बोलती है? लड़, मार इनको। इसकी गर्लफ्रेंड बोलती है भाग। तो ये भागता है और भागता भागता इतना तेज भागने लगता है कि वो जो रग्बी टाइप का होता है ना अमेरिका में, जिसमें बॉल लेकर भागना पड़ता है, भागते हैं, सामने लाइन टच करनी होती है, तो उसमें चैंपियन। उस चक्कर में उसको स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, उसमें एडमिशन मिलता है, फिर आर्मी में जाता है। तो आर्मी में क्या सीखा था? भागना। तो सामने वालों ने हमला किया तो बोले भाग, रन फॉरेस्ट रन। तो ये भागना शुरू किया, अकेला लगा, मेरा दोस्त रह गया, वापस उसको लेने गया, दोस्त मिला नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति मिला, ऐसा करके बहुत सारे लोगों की जान बची, तो राष्ट्रपति मेडल मिल गया उसको जान बचाने में, भागने भागने में। फिर अभी वो गोली लग गई उसको बटक्स में, तो वहाँ पे वो
टेबल टेनिस एक खेल रहा था अपंग दूसरा सैनिक, तो उसने उसको सीक्रेट बताया कि पता है इस गेम में क्या। बोले मैंने कभी खेला नहीं। बोले कैसे खेलते पता है? बोले क्या? बोले बॉल से नज़र नहीं हटनी चाहिए, पिंग पोंग बॉल से नज़र नहीं हटनी चाहिए। चाइना को हराया वो इस सीक्रेट से। अब देखो दौड़ना शुरू किया, रग्बी, उसके बाद आर्मी, उसके बाद चाइना को टेबल टेनिस पर। चाइना में 5 साल के बच्चे को टेबल टेनिस सिखाना शुरू करते हैं। ये भाई साहब ने जवानी आधी होगी फिर टेबल टेनिस सीखा। इसके बाद इसने एक कंपनी बनाई, श्रिम्प की कंपनी, श्रिम्प पकड़ने की। बाबा गम शिप कंपनी इतनी बड़ी कंपनी थी कि फॉर्च्यून में नाम आया मैगजीन में, कवर स्टोरी इस व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आपको साधन पे ध्यान नहीं देना है, किस पहुंचना कहाँ है उस पर ध्यान देना है। तो 3 चीजें होती है, ध्यान, ध्याता और ध्येय। ध्येय क्या है आपका? ठीक है, तो ध्यान से उस ध्येय तक पहुंचा जा सकता है। और ध्याता यानी जो ध्यान लगाने वाला, साधन और साध्य और लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य क्या है? मुझे कुछ ऐसा करना है जो आज तक धरती पर नहीं हुआ है। तो मैं इंश्योरेंस का पहला थीम रिसोर्ट बना रहा हूँ वर्ल्ड का, आज तक कभी हुआ नहीं। ऐसा नहीं है कि रिसोर्ट नहीं बने, लेकिन वर्ल्ड का पहला इंश्योरेंस थीम रिसोर्ट, वर्ल्ड की पहले इंश्योरेंस वॉल ऑफ फेम, इंटरनेशनल वॉल ऑफ फेम, इंश्योरेंस हिस्ट्री म्यूजियम, वर्ल्ड की सबसे बड़ी नंदी जी की मूर्ति, विश्व का सबसे बड़ा शिव तीर्थ। अब बहुत सारे शिव मंदिर है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो आज तक नहीं हुआ है। उद्देश्य क्या है? कुछ ऐसा करना है जो धरती पे नहीं हुआ है। एक वो मैंने पार्किंग लॉट वाला भी आइडिया बताया था, जो मैं अभी रिकॉर्डिंग में नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वो भी आज तक धरती पर नहीं हुआ है। तो लोग बोलते हैं अरे सर आप तो ट्रेनर हो, आप कहाँ रिसोर्ट के धंधे में घुस रहे हो? आप समझ ही नहीं रहे हो चीज़ को। मैं रिसोर्ट के धंधे में नहीं घुस रहा हूँ, मैं विश्व का पहला इंश्योरेंस थीम रिसोर्ट बना रहा हूँ। चलाएगी तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनी उसको। अब आते हैं इन तीनों एग्जाम्पल के बाद आपके पास कि आप सोचिए कि दरअसल आपको क्या चीज़ करने से मज़ा आता है। भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, कुछ दूसरी चीज़ों की चिंता नहीं होती है। तो आप बोलेंगे कि पता नहीं है। तो आज के बाद ऑब्जर्व करना शुरू करो। तो आप बोलेंगे कि हफ्ते भर बाद में बोले सर सोने में बहुत मज़ा आता है, ऐसा लगता है बस पड़े रहें, नींद ही लेते रहें। हाँ तो मैं बता देता हूँ, ऐसी बहुत सारी मैट्रेस कंपनीज़ हैं जो मैट्रेस बनाने का रिसर्च करती है। उन्हें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो सोए उसके ऊपर आकर, और वो सोने का पैसा देती है। और फिर आपके वो मशीनें वसीनें लगा कर चेक करती है कि इसका आरामदायक नींद रही कि नहीं रही, विचार क्या चल रहे थे, बीपी क्या चल रहा था, ईसीजी क्या चल रहा था। सोने का भी काम है, उसमें पैसा मिलता है। आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो है ना शू पॉलिश, तो शू पॉलिश में अभी तक कोई वर्ल्ड, ये चीज़ मैंने किससे पकड़ी थी पता है? ये एक संजीव कपूर करके शेफ है। आप अगर याद करोगे अपना बचपन, तो संजीव कपूर के आने के बाद हमको पता चला कि शेफ करके भी कोई चीज़ होती है, और प्रोफेशन है ये बाकायदा। हम तो रसोईया महाराज बोलते थे कि महाराज है खाना बनाता है, या होटल में होगा तो बोले कुक है, पर शेफ होता है। क्यों? क्योंकि उसने उस शेफ के काम को उस लेवल पर ले गया पैशन से कि आज हम संजीव कपूर का नाम जानते हैं, और उसके नाम से शेफ क्या होता है पता चला। तो आपका उद्देश्य क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आज के बाद ऑब्जर्व करना शुरू करो, तो आपको पता चलेगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोग बता सकते, इसको पिवोटिंग कहते हैं। ठीक है जैसे उदाहरण के तौर पे सैमसंग कंपनी सुनते क्या ध्यान में आता है? मोबाइल, एलईडी, इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। एक्चुअली सैमसंग कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरू नहीं किया था, वो कुछ और ही धंधा था। वो 5वां 7वां बदलते बदलते अभी इस चीज़ पर पहुंचे कि उसमें उनकी विश्व में पहचान बनी है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपको दिशा नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है, आप अकेले नहीं हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ये पता चल गया कि कुछ करना है लेकिन क्या करना है पता नहीं है, तो ये बहुत विरले लोगों के साथ ऐसा अनुभव होता है। एटलीस्ट ये तो एलिस इन वंडरलैंड एक स्टोरी बुक है। तो एलिस रो रही होती है, तो वन देवी प्रकट होती है। वन देवी प्रकट होती है, बोलती है एलिस क्यों रो रही हो? बोले मैं भटक गई हूँ, मैं रास्ता भटक गई हूँ। तो देवी बोलती है कि तुम्हें कहाँ जाना था? बोले नहीं जाना तो कहीं नहीं था, मैं तो जंगल में ऐसे घूम रही थी, अब रास्ता भूल गई हूँ। तो वन देवी एक बहुत प्यारा जवाब देती है। वो बोलती है कि जिन्हें कहीं जाना नहीं होता है वो भटकते नहीं हैं। भाई मुझे यहाँ से भीलवाड़ा जाना है तो रास्ता भटकूंगा ना मैं, चने में जाना ही नहीं है। मुझे पता नहीं है कहाँ जाना है,
तो मैं जहाँ जा रहा हूँ वहीं जाना है फिर तो। सही बात। फिर भटकना थोड़ी कह सकते हैं उसको कि मैं रास्ता भूल गया। अरे भूले ही नहीं तो भूला उसको बोलते हैं जिसको डेस्टिनेशन क्लियर हो। तो अगर आपका डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है तो क्या किया जाए? पहले तो इस चीज़ को स्वीकार कर लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं, ये कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घटना नहीं हो रही है। इससे क्या है, आपकी वो एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी। दूसरा, जब तक ऑब्जर्व करिए अपने आप को, पता नहीं चलता तो ऑब्जर्व करिए क्या चीज़ करने में मुझे आनंद आता है, वो भी पता नहीं चल रहा है। आप बोलेंगे नहीं सर वो भी ट्राई करके देख लिया। तो तीसरा उपाय बताता हूँ। आपने एक सुना होगा, कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है, तो अगर आपका लक्ष्य निश्चित नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो उन लोगों के साथ काम करिए जिनका लक्ष्य स्पष्ट है। ओके। ठीक है, तो क्या होगा पता है, और उनके यहाँ एकदम गुलाम की तरह काम करें। गुलाम एक सही शब्द नहीं है, पर मैं डेंसिटी उसका ग्रेविटी के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि वो बोले ना उठ जा तो उठ जाओ, बैठ जा तो बैठ जाओ। वो बोले सुबह 6 बजे उठ के ये काम करना तो करो। इससे क्या होगा पता है, आप उसके साथ रहेंगे ना तो दो चीज़ें होंगी। पहला तो आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे कि कर क्या रहा है, और ये जो भी कर रहा है इसके पीछे लॉजिक क्या लगा रहा है, रीज़न क्या आ रहा है, कौन सी चीज़ इमोशन से कर रहा है, कौन सी चीज़ दिमाग लगा रहा है, कौन सी चीज़ दिल लगा रहा है, ये व्यक्ति एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है, समस्या आ रही है तो उससे बाहर कैसे निकल रहा है। तो आप उस प्रोसेस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे ऑब्जर्व करके। और क्योंकि आप उसके लक्ष्य को क्लियर करने के रास्ते में, मतलब डेस्टिनेशन तो क्लियर हो गया, ठीक है आपका नहीं है ना, पर रास्ता भाई ठीक है, आपकी बस नहीं है, गाड़ी आपकी नहीं है, किसी और की गाड़ी है और आप ड्राइविंग करें। एटलीस्ट ड्राइविंग करना तो आ रहा है। फिर जब आप अपनी BMW खरीदेंगे तो आप ठोकेंगे नहीं उसको, क्योंकि आपने ड्राइविंग का एक्सपीरियंस लिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों ने आपने गौर किया होगा, एक दौर जब था, 98 की बात है ये, एक दौर था जब एमवे नया नया आया था, तो नेटवर्क मार्केटिंग का, MLM का एक दौर था वो, है ना। हर गली कूचे में एक दुकान खुल रही थी, एक कंपनी खुल रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने MLM छोड़ के उनको ज्वाइन कर लिया, क्योंकि उनको लगा कि मैं पहले ज्वाइन कर लूँगा तो टॉप पे रहूँगा तो ये आएगा वो आएगा। फिर उन्होंने उसको छोड़ के तीसरा कर लिया। तो बहुत सारे लोग उस चक्र में फंस गए, ख़त्म हो गया करियर। लेकिन बहुत सारे लोगों ने रास्ता ढूंढ लिया। तो वो लोग आज भले ही MLM नहीं कर रहे हैं, भले ही नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा PR का काम कर सकते हैं। तो वो किसी कंपनी के कंसल्टेंट बन गए, या वो उन्होंने किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया एज ए PR हेड, ख्याल आ रहा है, एज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का हेड बन के ज्वाइन कर लिया। अब भले वो MLM नहीं है, FMCG है, लेकिन उन्होंने क्योंकि वो काम किया हुआ है, 5,000 लोगों को, 10,000 लोगों को, 200-500 लोगों को, तो मैं इस पॉइंट को अगर कंक्लूड करूं तो उन लोगों के साथ काम करिए जिनका लक्ष्य क्लियर है। एटलीस्ट आप लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे, किसी और के लक्ष्य की तरफ, लेकिन रास्ते से तो परिचित हो जाएंगे ना, उस प्रोसेस से परिचित हो जाएंगे। अब ये सवाल आता है सर ये कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति का लक्ष्य क्लियर है? तो 3 तरीके होते हैं इसके। पहला, बड़े लेवल पे, जिसको मैक्रो लेवल बोलते हैं, उस लेवल पे ढूंढिए। जैसे उदाहरण के तौर पे स्टीव जॉब्स है, तो उसने जब एप्पल कंपनी बनाई तो बड़े लेवल, वैश्विक स्तर की चीज़ कर रहा था वो, ठीक है। तो और पीछे सक्सेस की हिस्ट्री भी थी उसकी, तो बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ गए। तो या तो आप ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन ढूंढिए जहाँ पर आपको लगता हो कि हाँ यार ये जो चीज़ है ना, ये आदमी से मैं प्रभावित हूँ। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया एलन मस्क है, तो आपको लगता है कि हाँ, तो पहुँच जाइए वहाँ पे। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया इंटरनेशनल लेवल का। ऐसे भारत में भी तो बहुत सारी कंपनीज हैं ना। और हमेशा ध्यान रखना, दाऊद इब्राहिम का नाम सुना है, ठीक है, उसको भी राइट हैंड तो बड़ा ईमानदार और मेहनती व्यक्ति चाहिए, ठीक है। तो हर व्यक्ति को, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये एक एनोलॉजी से बता रहा हूँ। अगर आपको ज़िंदगी में मुन्ना भाई बनना है तो पहले किसी का सर्किट बन जाओ। अगर आपको बाहुबली बनना है तो पहले किसी का कटप्पा बन जाओ, ठीक है। तो पहले उस बड़े लेवल का कर लो। दूसरा क्या आता है, वो बड़े लेवल पे अगर आपको लगता है कि नहीं, तो दूसरा आता है आपका स्टार्टअप कोई है अगर, और आपको लगता है कि हाँ ये स्टार्टअप का आइडिया जो है ये कुछ यूनिक है, आपके शौक के नज़दीक नज़दीक का कोई आइडिया मिले आपको, तो आप बोलोगे सर स्टार्टअप के बारे में कैसे पता चलेगा? तो yourstory.in करके एक वेबसाइट है, उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स का आता रहता है, फीचर बोलते हैं ना, टुडेज फीचर,
तो हाईलाइट बताते हैं भाई ये स्टार्टअप ऑफ द वीक है, ये स्टार्टअप ऑफ द वीक है, उनको स्टडी करते रहिए, उनके वीडियोस देखते रहिए, तो आपको पता चलेगा हाँ यार ये वाला गज़ब लग रहा है मेरे को। उनको अप्रोच कर लीजिए और उनको बोलिए कि मुझे ज्वाइन करना है। सैलरी जो आप बोलो, काम आप जो बोलो, वो ऐसे लोगों को ज़रूरत होती है। वहाँ जो देखो प्रॉब्लम क्या आती है हमारी, और मैं मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यंग जनरेशन को बोलते हैं ना, जनरेशन वाई, जनरेशन एक्स चलता था पहले, फिर वाई, अभी जेन जी बोलते हैं उसको, जनरेशन जेड। ठीक है, मैं इसको जनरेशन एच बोलता हूँ। अच्छा। वाई? जनरेशन होपलेस। सुन लेना पूरा, नेगेटिव मत सोचना। क्यों होपलेस है? क्योंकि सब कुछ चाहिए बिना कुछ किए जल्दी। अभी एमबीए पूरा नहीं हुआ है, उसको पूछो सैलरी कितनी चाहिए, 50,000। तुमको 50,000 हिंदी में पूरा लिखना नहीं आता है ढंग से, और तुमको 50,000 चाहिए, किस बात का? सबको चेयरमैन बनना है, सबको बनना है कि मैं घंटी बजाऊंगा, एक डोर खोल के असिस्टेंट आएगी, यस सर, मैं उसको बोलूँगा आ जाओ, ये कर दो और वो कर दे। ऐसा नहीं होता है, जमीन पे आ जाइए। तो ये जो स्टार्टअप होते हैं ना, इनको राइट हैंड की जरूरत होती है। कौन चाहिए? और तीसरा, एक इंटरनेशनल नेशनल लेवल का हो गया, दूसरा स्टार्टअप लेवल का हो गया, और तीसरा बहुत ध्यान सुनना, जब तक आपको अपना कुछ नहीं मिलता है तब तक कुछ भी करते रहिए। ये भी अच्छा है। ठीक है, खाली मत बैठिए, सोचते मत रहिए। ये जो पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस है ना, ये आदमी को खत्म कर देता है। भारत में प्रॉब्लम क्या है, हम सोचते ज्यादा है, करते कम है। एक्शन में कम है। तो आपको लगता है सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तब तक क्या करूं मैं? जो पहली नौकरी मिले कर लो। भाई 3 इडियट में बोला था ना कि भाई सीखने के लिए जाओ तो, और ऐसा कहा जाता है कि स्टार्टअप में जो सीखने को मिलता है ना, वो और कहीं सीखने, क्योंकि सपोज मैं जस्ट कंपनी का नाम एग्जांपल के रूप में ले रहा हूँ। सपोज आपने एचडीएफसी ज्वाइन कर लिया। एचडीएफसी में आपको सीईओ लेवल का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पहुँचते पहुँचते ज़िंदगी गुजर जाएगी आपकी। जी। ठीक है, वो आपको ब्रांच में बोलेंगे कि ये करना है, उससे 1 इंच भी इधर और उधर नहीं कर सकते, बिकॉज तब क्या है, आप एग्जीक्यूशन लेवल पे होंगे। लेकिन स्टार्टअप में क्या होगा, आप 6 महीने में मैनेजमेंट लेवल तक का एक्सपोजर मिल सकता है, क्योंकि काम करोगे तो उसको तो चाहिए ही होता है बढ़िया आदमी, उसको तो चाहिए ही होता है बढ़िया आदमी। ठीक है, तो अच्छा आप बोलेंगे कि सर तब तक मैं क्या काम करूं? तो एक तो नौकरी हो गई, जो पहली मिल जाए वो कर लो, लेकिन करो ऐसे सीखने के लिए। ठीक है, दूसरा आता है कि फ्रीलांसर बन जाओ। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस का काम है, जैसे वो डिजिटल का उसमें जाने का शौक वाला चीज़ है कि ओके इसको मैं और सही स्पेसिफिक शब्द बोलूँ तो कोई ऐसा काम करो जिसमें आपकी स्किल डेवलप होती हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप जब अपना जो कुछ भी करेंगे तो उसमें स्टार्टअप करेंगे, कोई आइडिया एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपको अकाउंटिंग के नॉलेज की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। भले ही आप खुद अकाउंट नहीं लिखेंगे, लेकिन अकाउंट के नॉलेज की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी शायद कोई ऐसा काम करो जिसमें अकाउंटिंग का एक्सपोजर मिलता हो। ठीक है, उसका असिस्टेंट बन जाओ। या जब कभी भी आप अपना कुछ भी काम करेंगे, बड़े लेवल का सोच रहे हैं, तो पान की दुकान लगानी है छोटी सी, वो अलग बात है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर बड़े लेवल पे ले जाना है, भाई पता नहीं है क्या, लेकिन जब भी जाऊँगा बड़े लेवल पे जाऊँगा, तो उसमें आपको कानून की जानकारी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई काम ज्वाइन कर लो, किसी का असिस्टेंट बन जाओ, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी को आपको कंपनी बनाओगे तो कंपनी लॉज, भले ही आपका काम कंपनी सेक्रेटरी करेगा, सीएस करेगा, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए उसका। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जितने भी बड़े माफिया, मैं जो रिक्रूटमेंट का जो मेरा मॉड्यूल है, इंश्योरेंस में ट्रेनिंग देता हूँ, तो मैं जो रिक्रूटमेंट की बात करता हूँ, तो पहले होता है बेसिक रिक्रूटमेंट जो 2 दिन का कोर्स होता है, फिर तीसरे दिन एडवांस लेवल का रिक्रूटमेंट आता है, फिर एक चौथा दिन आता है उससे भी एडवांस लेवल का, और फिर 5वां दिन आता है। ऐसे 5 दिन के मेरे मॉड्यूल हैं। मैं रिक्रूटमेंट के ऊपर 5 फुल डे ट्रेनिंग विदाउट पीपीटी देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपने 5 सेशन अटेंड कर लिए, उसके बाद आप आओगे कि सर बहुत अच्छा लगा, आपने सिखाया, हमने ट्रेनिंग ले ली, रिजल्ट भी मिल गया, लेकिन अब ये तो कर लिया हमने, अब नया क्या? तो मुझे छठे दिन का भी तो तैयारी करना पड़ेगा ना। तो मैं स्टडी कर रहा हूँ माफियाज को। पुष्कर बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को। आप अपने एडवाइज़र को बोलते हो कि सुबह 5 बजे कॉल उठाना मेरा, 5 बजे तो बहुत जल्दी बोल दिया मैंने, 11 बजे भी वो कॉल नहीं उठाता है आपका।
ठीक है, आप उसको बोल रहे हो कि बेटा बहुत पैसा है, देख ये स्कीम आई हुई है, कॉन्टेस्ट आई हुई है, इसमें बैंकॉक ले जाएंगे सबको, वो फ़ोन उठाना बंद कर देता है। और माफिया में क्या होता है कि वो वहाँ दुबई से एक फ़ोन करता है और फ़ोन करके बोलता है फलां व्यक्ति को उड़ा दो, और ये भाई साहब जाता है और उड़ा देता है उसको, जबकि मर्डर का सीधा सीधा फांसी का सज़ा है, पता भी है उसको, और ये भी पता है कि मेरे को पकड़ लिया पुलिस ने तो या तो एनकाउंटर कर देगी और या फिर है जो घर वाले परेशान हो जाएंगे, पर वो जाके गोली मार देता है। तो ये समझने का नहीं लगता है आपको कि यार हम बोलते हैं पैसा मिलेगा, तेरे को सम्मान मिलेगा, तो और वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, घर में नहीं घुसने दे रहा है, और वो गोली मारने को बोल रहा है, उसकी बात पूरी मानी जा रही है अक्षरशः। मतलब वो कुछ ऐसा कर रहा है, वो कुछ ऐसा कह रहा, कुछ उसने ऐसा किया है कि ये व्यक्ति गोली मारने को तैयार है उसको, और उसके लिए गोली खाने को तैयार है। जीवन बहुत कीमती होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी माफियाज हैं ना, उनको जब आप स्टडी करोगे, अल कपोन है, शिकागो, ये भारत के जितने भी माफियाज हैं उन सबको स्टडी किया मैंने, बुक्स और अवेलेबल है बुक सारी, ठीक है। माफिया में जो फीमेल्स हैं, जितनी भी, जो गंगूबाई है, मूवी बनी उनके ऊपर, तो जितनी भी फीमेल है उनको आप स्टडी करो, करीम लाला को स्टडी करो, आपको लगेगा साला क्या, भले ही नेगेटिव कैरेक्टर है लेकिन वो पॉजिटिव वालों से ज़्यादा स्ट्रांग थे वो, इसीलिए तो सबको मुट्ठी में रखे हुए थे ना। अब आप समझो इस चीज़ को कि माफिया के सक्सेस के पीछे क्या होता है, नेशनल इंटरनेशनल। उनके पास एक बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है और उनके पास एक बहुत अच्छा वकील होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, उसमें ये दो लोग अगर आपको सही मिल जाए ना, तो आप कहीं के कहीं जा सकते हो, और ये दो लोग खराब मिल गए ना, तो आपकी 7 पीढ़ियों को बर्बाद कर सकते हैं। अच्छा, तो अब आपको बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो और अभी तक पता नहीं है क्या, तो जब तक का तो टाइम है ना, उसमें ये स्किल और नॉलेज लेते रहो, तो पैसा भी आता रहेगा थोड़ा बहुत, और आप जाओगे उस दिशा में जो वो दिशा, वो स्किल आपको आगे काम लगने वाली है। तो वेस्टेज नहीं होगा टाइम आपका, ये इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और नौकरी का मतलब, मैं सबको बोलता हूं कि नौकरी का मतलब क्या होता है, किसी और के पैसे से सीखना। क्योंकि गलती होगी, सामने वाला क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको निकाल देगा नौकरी से, तो आपने वो सीखा ना। पर प्रॉब्लम क्या है, यंग जनरेशन नौकरी में सीखने के लिए नहीं जाती है, किया कर दिया, वापस आ गए, सेट, फ्राइडे का वेट कर रहे हैं, पार्टी करेंगे, दारू पियेंगे, मंडे को वापस वो मंडे ब्लूज वाली कहानी होती है। 99% लोगों को अगर आप पूछोगे ना कि क्या आप आज वही काम कर रहे हैं जो ज़िंदगी भर करते रहना चाहते हैं, तो जवाब ना में आएगा। तो आप अपने आप से ये सवाल तब तक पूछते रहिए जब तक जवाब हाँ में नहीं आता है। ये काम किया और अपने आप से पूछो कि क्या मैं, मुझे पूछिए, हिमांशु जोशी मेरा नाम है, और मुझे पूछिए क्या मैं आज वही काम कर रहा हूँ जो ज़िंदगी भर करते रहना चाहता हूँ। यस, मेरी मृत्यु होगी ना, तो ट्रेनिंग देते हुए एंड में मेरी मृत्यु होगी, सेशन के एंड में मैं वही काम कर रहा हूं जो मैं करते रहना चाहता हूं। लेकिन ये रातों रात नहीं मिला। रात को ब्रह्मा जी आके सपने में नहीं बोल गए कि बेटा तू ये कर, ये एक्सप्लोर होता रहा, ऑब्जर्वेशन। मेरे पापा बहुत बड़े संगीतकार हैं, तो उनसे मैंने ये सीखा कि व्यक्ति ऑब्जर्वेशन से जो सीख सकता है ना, वो स्कूल और कॉलेज भी नहीं सिखा सकती उसको। मैं हमेशा कहता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है वो मार्केट है, और सबसे बड़ा प्रोफेसर टीचर है वो कस्टमर है। ठीक है, ये उससे भी ऊपर के लेवल की चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, कि ऑब्जर्वेशन जो आपको सिखा सकता है ना, वो कोई यूनिवर्सिटी और कोई बाजार और कोई कस्टमर नहीं सिखा सकता है। जो ऑब्जर्वेशन सिखा सकता है आपको, ऑब्जर्व करिए। और सबसे पहले किसको ऑब्जर्व करना है, खुद को ऑब्जर्व करिए कि कौन सी चीज़ करने में मुझे आनंद आता है, कौन सी चीज़ करने में मुझे बोरियत होती है, कौन सी चीज़ करने में मुझे एंड में लगता है क्या ये है ऐसा है, तो वो उसको माइनस कर दीजिए। अब आप बोलोगे कि मेरी तो शादी हो गई, मेरे तो बच्चे हैं, जिम्मेदारियां भी है और बहुत सारा लोन भी है, तो मैं क्या करूं? तो मैंने आपको बता दिया, वो काम करो जो काम आपको उस दिशा में ले जाएगा, एंड में काम लगेगा आपको। ख्याल आ रहे? सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूं। बस अपने आप को धोखा देना बंद करना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे बार ऐसा मेरे मामा, बड़े जो मामा हैं, अभी नहीं है, सुमन मामा, उनके जो लड़के हैं मधु भाई,
मधु भाई ने एक बहुत प्यारी बात कही थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद रह जाती है ज़िंदगी में। मधु भाई ने एक बात कही थी मुझे कि कुछ लोग इसलिए ज़िंदा हैं क्योंकि वो मरे हुए नहीं हैं। क्या बात। ठीक है, तो गुजार रहे हैं, काट रहे हैं अपनी मर्जी से। कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। तो मुझे शिकायत नहीं है उन लोगों से, पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। हाँ, ठीक है, ऑब्जर्व करिए खुद को। ऑल द बेस्ट। और मेरा नंबर है ही आपके पास 9825600778। इस नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी काउंटर क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो उसे प्रगति कहते हैं, और बिना लक्ष्य के बढ़ते रहेंगे उसे गति कहते हैं। तो आपको जीवन में गति नहीं, प्रगति की आवश्यकता है। ऑल द बेस्ट।